हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो छोटी की छोटी सी दुनिया में आपको मोस्ट वेलकम। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो कि हमारी हेल्थ और हमारे शरीर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर मैं आज आपको बातें बताने जा रही हूँ। मेरा दोस्तों छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है, लगभग 4 से 5 साल का। तो उसमें मुझे जो भी बातें पता चली है तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मैं, जैसे कि आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ डायलिसिस के पेशेंटों के बारे में। डायलिसिस के पेशेंटों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनको कैसे रहना चाहिए और किडनी खराब क्यों होती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई हमारी किडनी कैसे खराब हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो जस्ट फीवर आया था, हम डॉक्टर के पास गए, उसने हमें बताया कि भाई तुम्हारी किडनी खराब है, टेस्ट वगैरह करने के बाद। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि किडनी खराब होने के रीज़न क्या होते हैं। तो दोस्तों उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के एंड तक। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर इसमें बहुत ही ज़रूरी जानकारी होगी आप लोगों के लिए कि अब छोटी सी एक टिप्स फॉलो करके, मेरी छोटी सी टिप्स फॉलो करके आप लोग डायलिसिस पे भी अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी किडनी होती है वो हमारे खून को फिल्टर करने का काम करती है। तो अगर हमारा खून फिल्टर नहीं होगा, हमारी किडनी फेल हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो भी वेस्टेज बनेंगे वो हमारे ब्लड में मिलते रहेंगे और इसी को हम बोलते हैं यूरिया क्रिएटिनिन। जो हमारे ब्लड में जब हमारे टेस्ट वगैरह कराते हैं, जिसके मोस्टली यूरिया क्रिएटिनिन देखने के बाद ही डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि भाई आपकी किडनी फेल हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको अपने रूटीन टेस्ट पे ध्यान देना है। आप अपनी किडनी की देखभाल, पहले तो आप सोचिए कि आपको किडनी खराब होने से बचना बचना है। आपको ध्यान रखना है, किडनी क्या, हमारे शरीर का हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमें उसकी देखभाल अच्छे से करनी है। तो दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगी कि आपको अपने रूटीन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। तो रूटीन टेस्ट करवाते रहना चाहिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कहाँ से अगर बीमारी स्टार्ट होती है तो हम उसको, बीमारी का ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करें तो हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जब हमारी किडनी खराब होना स्टार्ट होती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी किडनी खराब हो रही है। इवन इंसान को ये तक पता नहीं होता कि भाई उसके अंदर एक किडनी है या 2 किडनी है। इंसान एक किडनी पर भी अपना जीवन अच्छे से बिता सकता है। तो इसमें ना ये किडनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो हमारी ठीक अच्छी वाली किडनी है और ये फेल वाली किडनी है। जब इंसान के अंदर एक किडनी होती है तो वो एक किडनी पे भी उसको पता नहीं चलता। तो जो हमारी किडनी खराब होनी स्टार्ट होती है तो वो ऐसे नहीं होती है, वो ऐसे होती है टेढ़े वे में। मतलब एक कोने से स्टार्ट होगी और वो ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। क्योंकि अगर वो ऐसे जाती है तो हमें आधी किडनी होने के बाद इंसान को पता लग सकता है, लेकिन जब हमें पता लगता है और इस डायरेक्शन में जब चलेगी और हमें जब पता लगेगा वो उस कोने में पहुंच जाएगी। जैसे एक स्क्वायर है और आप स्क्वायर के इस कोने से जाओगे और ऐसे जाओगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक कोने से चल के खत्म होना हमारी किडनी दूसरे कोने तक चली जाती है, उस टाइम हमें रियलाइज होता है कि भाई हमारे अंदर कुछ हो रहा है, हमारे अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। तो देखते हैं, उस टाइम हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद हमें जाते तुरंत डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको किडनी फेल हो गई है और आपको अभी डायलिसिस की जरूरत है। तो दोस्तों मैं तो यही बताना चाहूंगा कि अगर किसी की किडनी खराब होती है और वो डायलिसिस पे हैं तो उनको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप अपना फिस्टुला बनाओ। तो डायलिसिस पे जब एक पेशेंट जाता है उसको एक नेक लाइन डाली जाती है सबसे पहले, जिससे उसकी टेम्पररी लाइन होती है वो उसको, क्योंकि जब पेशेंट ऐसी क्रिटिकल स्थिति में चला जाता है ना, उसको उसी टाइम डायलिसिस की जरूरत होती है, उसी टाइम उसको पता चलता है। उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो फिस्टुला बनाए। फिस्टुला बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जब एक किसी इंसान की किडनी फेल होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो बेटर यही है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि उसको डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर की सलाह से ही जाना, आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सलाह से वो कुछ भी ना करे, क्योंकि अगर हम खुद के डॉक्टर खुद बनते हैं ना
तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। भाई इंसान को बहुत सारे, मैंने सुना है कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब एक बार कोई पेशेंट किडनी पे चला जाए, सॉरी डायलिसिस पे चला जाए, तो उसका डायलिसिस होता रहता है। भाई अब उसकी किडनी फेल हो गई, उसका डायलिसिस आज नहीं तो कल होना ही, तो बेटर यही है कि आप पहले डॉक्टर की सलाह से स्टार्ट कर दो, क्योंकि किडनी का आपको फेल होने का रीजन नहीं पता है। आपको रीजन नहीं पता है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब किसी का AKI होता है, यानी एक्यूट किडनी फेल होता है, उसकी अचानक किसी भी चीज से खराब हो जाती है, तो दोस्तों उसमें रिकवर होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, या किसी को शुगर की दिक्कत है, या किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो उसमें हम थोड़ा मान सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम पहले ही ध्यान दें कि किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस जाए, किडनी का बर्डन थोड़ा कम करें, तो उससे रिकवर होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपको डायलिसिस के टाइम कैसे रहना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप नेकलाइन से बचें। नेकलाइन अगर आपको डलती है तो आप उस नेकलाइन की देखभाल करें। नेकलाइन हमारी मुश्किल से 3 हफ्ते के लिए होती है, वो टेम्पररी होती है। 3-4 हफ्ते में हमारा फिस्टुला रेडी हो जाता है, और इसीलिए वो लाइन डाली जाती है। लाइन दोस्तों यहाँ से इंसर्ट करते हैं, और वो हमारी टेम्पररी होती है। जब तक हमारा फिस्टुला हैंड में नहीं बन जाता डॉक्टर तब तक उसको चालू नहीं हो जाता, तब तक इससे डायलिसिस करते हैं, क्योंकि बिना डायलिसिस के तो बंदा जी नहीं पाएगा। अगर उसका किडनी फेल हो गया तो उसके शरीर से वेस्टेज निकालना बहुत जरूरी होता है, तो बिना उसके तो जी नहीं पाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आपको लाइन डलती है तो आपको फिस्टुला बनवा लेना चाहिए। एक अच्छे से वेस्कुलर सर्जन के पास जाकर आप अपना फिस्टुला बनवाएं। फिस्टुला बनने के बाद आप उस फिस्टुला का रूटीन टेस्ट कराते रहें। रूटीन टेस्ट कराते रहें आप उस फिस्टुले का कि भाई बना है, अच्छे से चल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फिस्टुलाज होते हैं ना, वो बनने बंद हो जाते हैं, वो चलने बंद हो जाते हैं। कई केसेस में मैंने देखा है कि जब हम फिस्टुला बनवाते हैं, अगले दिन जैसे पेशेंट हमारे पास आता था, नेकलाइन से हम उसकी डायलिसिस करते हैं 2 दिन बाद, तो हमें उसकी ड्रेसिंग करनी होती थी। तो ड्रेसिंग के टाइम क्या होता था कि जब भी मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं, मतलब एक ही यूनिट में, काफी देखे तो कई सारे हैं, लेकिन एक यूनिट में एक बंदे का 2-2 बार भी फिस्टुला फेल हुआ है। वो होता है उसमें खुद की वजह से उसकी, क्योंकि वो उनका ध्यान नहीं रख पाते। अब डॉक्टर तो बोल के भेज देता है, कभी कभी उनको मूव नहीं कर पाते हैं, उनको गलत तरीके से रख के सो जाते हैं, तो वही चीजें होती है। अब जैसे ही मैं उनकी ड्रेसिंग खोलती हूँ तो भाई मैंने उनको बोला कि भाई डॉक्टर से चेक करा के आओ। कहते हैं कि नहीं, हमारा डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराना है, तो हम तो 1 हफ्ते बाद ही जाएंगे। भाई मैंने उनको सलाह भी दी कि भाई आपका फिस्टुला मेरे को नहीं लगता है ठीक तरीके से काम कर रहा है जैसे करना चाहिए। एज वेल उसको बने हुए 2 दिन हो गए तो भी उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको सलाह दी तो नहीं गए। रिजल्ट हुआ ये कि भाई आपका फिस्टुला फेल है, उसको फिस्टुला दूसरा बनवाना पड़ा। अब दूसरा बन गया, जैसे जॉइंट पे बन गया, जॉइंट पे फिस्टुला बन तो जाता है, अच्छा है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा मतलब वही होता है ना कि बेटर पहले कहाँ पे होता है, कहाँ पे डॉक्टर प्रेफरेंस देता है फर्स्ट, कहाँ पे अच्छा बनेगा, वही सब चीजें होती है। तो अगर आपको कोई बोले, कोई टेक्नीशियन या कोई डॉक्टर बोले कि आप जाके अपने वेस्कुलर सर्जन से मिलो, तो आपको तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डायलिसिस पे आप आने के बाद फिस्टुला ही आपकी लाइफ लाइन है। आप जितना अच्छा फिस्टुले से ध्यान रखोगे फिस्टुले का, वो उतना ही अच्छा चलेगा। आप फिस्टुला जब बनता है तो उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, और उसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह देखभाल रखनी होती है। अब मैं फिस्टुला की प्रिकॉशंस के बारे में भी आपको बताऊंगी कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए फिस्टुला में, वो सब चीजें। तो जैसे आपका फिस्टुला बन जाता है, उसकी आप टाइम टू टाइम, उसकी 3 से 4 ड्रेसिंग होती है, उसकी आप ड्रेसिंग कराते रहें और बाद में उसको खुला छोड़ दें। उसके बाद वो जैसे ही बनता है तो टेक्नीशियन देखते हैं, डॉक्टर उसको चेक करते हैं और वो उसमें नीडलिंग करते हैं। डॉक्टर उसमें चेक करने के बाद उसमें वो नीडलिंग करते हैं। तो आपका फिस्टुला जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो आप ड्यूरिंग डायलिसिस अपने हाथ को हिलाने से बचें, क्योंकि जब आपका फिस्टुला नया नया स्टार्ट होता है तो आपकी वेन पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती। उसमें वो जो वेन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। उसमें क्या होता है, आपकी निडल काउंट होने के चांस होते हैं। निडल जैसे ऊपर से हुई, आपने थोड़ा भी हाथ हिलाया तो वो नीचे पार हो जाती है, उससे आपके हाथ पे स्वेलिंग आ सकती है। क्योंकि आपका फिस्टुला नया नया बना है तो फिस्टुला भी आपका बंद हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उसको दिखाएं
और उससे उसकी आप बर्फ से सिकाई करें। दोस्तों, आपको फिस्टुला को, जब आपका फिस्टुला होता है जो, उसको अगर आपका कभी ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो आप उसको तुरंत जाएं, अपने ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रख के, और आप तुरंत जाएं और डॉक्टर से टेस्ट कराएं कि भाई हमारा फिस्टुला, क्योंकि फिस्टुला ब्लड प्रेशर के उसमें भी बंद हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर आपका अचानक से लो जाता है तो उसमें भी आपका फिस्टुला बंद हो जाता है अचानक से, क्योंकि फिस्टुला के अंदर ब्लड का ही तो सारा खेल होता है। अब सेंसेशन तो होती है उसमें अच्छी खासी, लेकिन हाँ, आप भी उसको पहचान सकते हो कि भाई मेरा फिस्टुला बंद है या चालू है। अब स्टार्टिंग में तो लोगों को नहीं समझ आता, लेकिन बाद में वो स्टार्टिंग में तो ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारे हाथ में मोटर फिट कर दी, क्योंकि वो ऐसे ही चलता है, मोटर फिट कर दी, ऐसे ही चलता है वो फिस्टुला। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसकी बर्फ से सिकाई करें, उस पे टेक्नीशियन से या डॉक्टर से पूछ के कोई क्रीम लगाएं, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में कि अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, थ्रोम्बोसिस हो जाए, आपके हाथ में सूजन आ जाए, अंदर गांठें बन जाए, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। तो और नेकलाइन है आपको अब बात करते हैं हम नेकलाइन के बारे में। तो जिसको टेम्पररी नेकलाइन डलती है उसको पानी से बचना चाहिए। पानी से क्या होता है कि अगर आपकी नेकलाइन में पानी जाता है तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है। उससे आपको शिवरिंग होती है, फीवर आता है, उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस में मैंने सुना भी है कि भाई डायलिसिस पे आने के बाद इंसान कमजोर हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस पे आने के बाद भाई इंसान कमजोर होगा, क्योंकि इसमें जो सारा प्रोटीन होता है वो वॉश आउट हो जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस। अब वो बोलते हैं कि भाई हमें खाने पीने का परहेज है, हम खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं। अब खाएंगे नहीं, खाओगे तो आप हो नहीं, और प्रोटीन आपका वॉश आउट होता रहेगा, क्योंकि हमारी मशीनें जो होती हैं वो हमारा प्रोटीन बहुत ज्यादा वॉश आउट करती है ड्यूरिंग डायलिसिस। तो आपको डायलिसिस पे जब आप रहते हो तो आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और प्रोटीन में आपको क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो एक नेफ्रो एचपी पाउडर आता है प्रोटीन वाला, वो आप ले सकते हो पाउडर। उसको दूध में लेना होता है, वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, तो उससे आप डॉक्टर से पूछ के उसको आप ले सकते हो। उसके बाद हमें उसमें फिश, अपने उसमें अपना जो खाना है, अपने खाने में हमें चिकन ऐड जरूर करना चाहिए, क्योंकि चिकन में काफी सारा प्रोटीन होता है और प्रोटीन डायलिसिस पेशेंटों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा एक पेशेंट को लगभग 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में 4 से 6 अंडों का व्हाइट पार्ट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में एल्बुमिन भी होता है जो, और उसमें प्रोटीन भी होता है जो आपके जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ध्यान रहे आप उसका येलो पार्ट बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि उसके येलो पार्ट में बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं। उसके अलावा आपको अपने खाने में दालें भी शामिल करनी चाहिए, क्योंकि दालों में भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। लेकिन कुछ दालें ऐसी हैं, जैसे राजमा हो गया, चने हो गए, इनको आपको थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि इनमें पोटेशियम और फास्फोरस, इनकी मात्रा ठीक ठाक, मतलब बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन होता है। अब क्या होता है कि भाई पेशेंट आके बोलते हैं कि मैंने तो कल रात सिर्फ थोड़ा सा राजमा खाया, थोड़ी सी वो वाली दाल खाई, थोड़ा सा वो खाया, तो मेरा पोटेशियम कैसे बढ़ गया? मैंने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं। भाई ये पता होना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं खाया। अब जो आप खा रहे हो, अब पोटेशियम, मान लो पोटेशियम, जैसे केला है, केला तो डायलिसिस पेशेंटों के लिए जहर होता है, ठीक है। अब हम केला खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन बंदा बोलता है आके, पेशेंट बोलता है कि भाई मैंने तो केला खाया ही नहीं, मेरा पोटेशियम कैसे बढ़ गया? लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, हम बता बता के थक भी जाते हैं, बहुत सारे पेशेंटों को बताएंगे, अब जब छोटी छोटी चीज खाओगे थोड़ी थोड़ी, उसमें थोड़ा थोड़ा तो पोटेशियम होगा, तो वो आपकी बॉडी से वॉश आउट तो हो नहीं रहा, तो जमा होता रहेगा वो थोड़ा थोड़ा, उसी का वो रिजल्ट आता है कि आपकी बॉडी में जो पोटेशियम है रहता है, वॉश आउट नहीं होता, वो जमा होता रहता है। बाकी चीजें उतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो पोटेशियम है वो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, वो जमा होता रहता है। वही रीजन होता है कि आपको लगता है कि आपने केला नहीं खाया, आपने नारियल पानी नहीं पिया, आपने संतरा नहीं खाया, उसके बावजूद आपका पोटेशियम बढ़ रहा है। तो यही रीजन होते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी चीजें खाते हो तो आपका पोटेशियम बढ़ जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई चीज खाने का मन है तो आप एक टाइम में एक ही चीज खाएं। जैसे अगर आपका कभी राजमा खाने का मन कर गया तो आप ध्यान आप रखें कि आपने आज सिर्फ थोड़ा सा राजमा ही खाया हो, उसके अलावा कोई भी पोटेशियम वाली चीज ना ली हो। उसके बाद आप अपनी जो पोटेशियम वाली थोड़ी सी, मतलब कोई दाल है या कुछ ऐसा है कि आपको खाने का मन करे, तो आप अपनी नेक्स्ट डायलिसिस पे उसको ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि भाई आज मेरा चाट खाने का मन था,
आज मेरा गोलगप्पे खाने का मन था। तो कई सारे पेशेंट ऐसे ही गोलगप्पे जब वो खाते थे तो भर भर के खाते थे। अब हम उनको मना भी करते थे। तो गोलगप्पे अगर खाने का मन होता है खाएं, लेकिन मतलब एक आध पीस को ही खाएं, वो भी जिस दिन आपका डायलिसिस है उस दिन गोलगप्पो, और वो भी बिना खटाई वाले, क्योंकि खट्टी चीजें जो होती है ना उसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, इसलिए वो नहीं खानी चाहिए। आप फिर भी अगर खा लेते हैं, अगर मन करता है, तो वो आप डायलिसिस के 2-4 घंटे पहले खा सकते हैं, क्योंकि आपका वो डायलिसिस पे वॉश आउट हो जाता है। आप अपनी उसके अलावा आप अपनी जो डाइट है उसमें फिश ऐड कर सकते हैं, उसमें पनीर ऐड कर सकते हैं। वो फिश भी आपको मतलब उसको ड्राई, बहुत ज्यादा ऑयली करके नहीं खाना है, उसको थोड़ा सा वैसा खाना है, मतलब ड्राई रोस्ट करके उसका जो ऑयल होता है ऐसे करके निकल जाता है, मछली में से हल्का हल्का ऑयल रिलीज होता है। तो अगर आप उसको दबाते हो तो वैसे करके उसको ऐसे दबाओगे ना तो वो निकल जाएगा, थोड़ा सा उसको प्रेस करके खा सकते हो। उसके अलावा भाई बहुत सारे बंदे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे नहीं होते जो नॉन वेज नहीं खाते, ऐसे बंदे भी होते हैं। भाई उनके लिए कोई को अंडा भी नहीं खाता, जबकि उनको ये बोला जाता है कि अब खा लो भाई, अब तो प्रोटीन की आपके शरीर को जरूरत है। तो उनके लिए दालें और पनीर ही एक अच्छा सोर्स है। पनीर से भी आप अपनी बॉडी का प्रोटीन अच्छा बना के रख सकते हो। तो पनीर अगर आप खाते हो तो भी आपको आपकी बॉडी को अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। उसके अलावा आपको जो नहीं खाना है, आपको साग नहीं खाना है बिल्कुल भी। साग से आपको जितना हो सके बचना है, क्योंकि इस साग में ना बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और सॉरी प्रोटीन नहीं, इसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। और पोटेशियम, सिर्फ पोटेशियम पोटेशियम डायलिसिस के पेशेंटों पे सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो पोटेशियम पे ही दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है कि अगर आपकी बॉडी में पड़ जाए, ये वॉश आउट ना हो, तो ये डायरेक्ट आपके हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, उससे से आपकी जान भी जा सकती है। तो आप साग भूल कर भी ना खाएं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर आप कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हो तो पहले आप उसको उबालें, उबालने के बाद उसका जो पानी होता है आप उसको निचोड़ के फेंक दें। उसके बाद आप हल्का फुल्का 1-2 चम्मच ऑयल लें, उसके अंदर उसको फ्राई करें या जैसे भी करना है बनवाना है उसको बनवाएं। आपको तभी खानी है कोई भी, अगर आप हरी पत्तेदार सब्जी खाते हैं उसको पहले आप उबालें, उसका पानी फेंक दें, उसके बाद आप उसको खाएं। उससे आपका जो पोटेशियम होता है वो थोड़ा सा उसमें से वॉश आउट हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी खट्टा जूस नहीं पीना है, कोई भी जूस आपको नहीं लेना है, जैसे ऑरेंज का जूस भी आपको नहीं लेना है, कोई जूस नहीं लेना है, कोई शेक नहीं लेना है, क्योंकि जूसेस में बहुत सारा पोटेशियम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। किडनी के अलावा अभी आपकी किडनी तो सिर्फ खराब हुई है ना, बाकी तो और भी चीजें आपके पास है अभी। तो किडनी को तो डायलिसिस पे हम रख सकते हैं, डायलिसिस पे रह सकता है, लेकिन अगर किडनी के साथ साथ आपका कोई और पार्ट भी डैमेज हो जाए तो उससे आप बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सो इसीलिए आप डॉक्टर की सलाह से चलें, आपको कोई भी जूस नहीं लेना है। उसके अलावा आप फ्रूट में पपीता खा सकते हो। पपीता आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखता है और ये फायदेमंद भी होता है। तो आप अपनी डाइट में पपीता जरूर शामिल करें। और आपको नारियल पानी या फिर नारियल, दोस्तों नारियल पानी जो होता है एक डायलिसिस पेशेंट के लिए, जो ऑन डायलिसिस पेशेंट है उसके लिए जहर का काम करता है। बहुत सारे पेशेंटों का मैंने ऐसा देखा है कि भाई उनको जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, फर्स्ट टाइम जब उनका डायलिसिस हुआ है वो घर से नारियल पानी पी के आए हैं, और जब पेशेंट को होश आया वो आईसीयू में गए, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको होश आया, तब पता चलता है कि भाई मैंने तो कल कुछ खाया ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ नारियल पानी पिया था। नारियल पानी पिया, थोड़ी देर बाद में चक्कर आने लगे, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मेरे को जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, और आंख खुलते ही मेरे को पता चला कि मेरी किडनी डैमेज हो चुकी है और अब मेरे को डायलिसिस पे रहना होगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब उनकी आंख खुलती है तो वो ऑन डायलिसिस होते हैं, वही उनको पोटेशियम बड़ा होता है, और जब तक उनका पोटेशियम पूरा नहीं होता तब तक उनको होश नहीं आता, पूरा मतलब बैलेंस नहीं हो जाता बॉडी में, तब तक उनको होश नहीं आता। तो आपको, अगर आप किडनी फेलियर पेशेंट हैं, किडनी के मरीज हैं, आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है और आप ऑन डायलिसिस हैं, तो आप भूल कर भी नारियल पानी ना पिए। नारियल पानी आपके लिए जहर होता है। इसमें ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा क्वेश्चन, नारियल जो पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है,
वो नारियल को ही माना जाता है। उसके अलावा आता है आपके पास केला। केला भी एक ऐसा फल है, केला बहुत सारे लोग खाते हैं और बहुत लोगों को बहुत लोगों को केला पसंद भी होता है। भाई कैसा क्या है, अच्छी चीज है केला। केला बहुत अच्छा फल है, लेकिन डायलिसिस पेशेंटों के लिए ये भी एक जहर का काम करता है और इनको केला खाने से भी बचना चाहिए। केले में भी बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है, तो केला भी आपको नहीं खाना है। केला अगर आप खाते हो, केला को खाना ही नहीं है, क्योंकि ये दो चीज तो ऐसी है जिनको आपको भूल कर भी नहीं खानी है, क्योंकि ये तुरंत रिएक्ट करती है आपको। जैसे पानी हो गया, नारियल पानी है, अब पानी तो तुरंत बॉडी में जाता है, बॉडी लेती है, उसको अब्जॉर्व करती है। उसके बाद जैसे जाएगा पूरा अपना सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग होंगे, उसमें पोटेशियम भी होगा, वो भी अलग होता है। चलो केले का एक बार मान ले कि कुछ सेकंड या कुछ घंटे या कुछ मिनट लेता है डाइजेस्ट होने में, बट जो नारियल पानी है वो तो बहुत कम टाइम लेता है। पानी का तो बॉडी एब्जॉर्व करने का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो नारियल और केला आप अगर डायलिसिस पेशेंट है तो इन दो चीजों को आप भूल कर भी ना खाएं। उसके अलावा आपको ऑरेंज भी नहीं खाने हैं, क्योंकि ऑरेंज भी एक खट्टा फल है, उसमें पोटेशियम होता है। ऑरेंज भी आपको नहीं खाने हैं। उसके अलावा आपको जो चीज और नहीं खानी है वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी आपको नहीं खाना है। पाइनएप्पल में भी आपको ये मान के चलो कि जितने खट्टे फ्रूट है ना वो आपको लेने ही नहीं है। जैसे इसमें पाइनएप्पल हो गया और हमारी लीची हो गई, वो सब आपको नहीं लेने, और ना ही इनका आपको जूस लेना है। किसी भी चीज का जूस भी आपको नहीं लेना है, और कोई भी आपको खट्टा फ्रूट नहीं खाना है। उसके अलावा आप जो खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो। एप्पल में बहुत अच्छे फाइबर होते हैं। ये आपको जो फाइबर मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फ्रूट में आप एप्पल खा सकते हो। जैसे पपीता भी खा सकते हो, एप्पल भी खा सकते हो और अमरूद भी खा सकते हो, नाशपाती भी ले सकते हो आप, क्योंकि और इसके अलावा कई सारे फ्रूट हैं जो आप खा सकते हो। लेकिन हाँ बस आप ध्यान रहे कि आपको पोटेशियम वाली चीजें, जब मैं हॉस्पिटल में पेशेंटों को वो करती हूँ ना, तो बस उनको ये रहता है कि वो पोटेशियम वाली चीजों पे उनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि पोटेशियम वाली चीजें ना खाएं। उसके अलावा पोटेशियम, बहुत सारे पेशेंटों को अंजीर खाना बहुत पसंद होता है। अंजीर जो होती है सूखी वाली, वो बहुत सारे लोगों को खाना बहुत पसंद होता है। तो आपको अंजीर भी नहीं खानी है, क्योंकि अंजीर में भी पोटेशियम होता है, तो आपको वो भी नहीं खाना है। उसके अलावा आपको सोडियम वाली चीजों से बचना है। सोडियम जिन चीजों में होता है वो आपको नहीं खानी, मतलब लिमिटेड रखना है। सोडियम नमक जो होता है भाई, उसके बिना तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट नहीं आएगा तो बंदा खा नहीं पाएगा। अब खाएगा नहीं तो भाई डायलिसिस पे कैसे चलेगा फिर। तो इसीलिए खाना तो हो, लेकिन बहुत 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 की हाँ बस भाई काम चल जाए आपका, इतना आपको लेना। क्योंकि किडनी जब हमारी फेल होती है, उसके पीछे जैसे जब वो फेल होती है तो जो पेशेंट आके बोलता है कि भाई मुझे फीवर आया था, मेरी किडनी फेल हो गई, हो सकता है उसको कोई दवाई रिएक्शन कर गई हो, इसीलिए उसके अचानक से किडनी खराब हो गई हो, ऐसा हो जाता है। या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है ये, कि भाई किसी के दादा में हुई थी, परदादे में हुई थी, या उसके मम्मी पापा को है और अब आके उनको हो गई। कई सारे केसेस में हमने देखा, एक बार हमने देखा कि 4 बाप बेटा, मतलब 3 बेटे थे और 1 बाप, चारों का डायलिसिस होता था और एक ही दिन होता था, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही यूनिट में, चारों ऐसे लेटे रहते थे। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है ये। और दूसरा होता है हमारा ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कॉज है आपकी किडनी फेल होने का। जिसका ब्लड प्रेशर होता है तो अपने ब्लड प्रेशर की बीमारी पे जरूर ध्यान दें, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें। ये एक मतलब ये भी एक रीजन है, इसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा हमारी जो किडनी है वो बहुत ज्यादा फेल हो रही है। तो ये आप अपने ब्लड प्रेशर को भी जरूर ध्यान दें एक बार। और दूसरा होता है शुगर। आप जिसको शुगर होता है, शुगर में भी, शुगर क्या होता है, शुगर हमारी किडनी को ना धीरे धीरे डैमेज करता है। वो जो मैंने आपको स्टेज बताई थी ना, वो ज्यादातर हमारा शुगर के केसेस में ही देखी जाती है। जो स्टेज मैंने आपको बताई थी, किडनी हमारी ऐसे ऐसे, अभी देखो जैसे मान लिया ये है, ठीक है। अब जो हमारा किडनी है वो ऐसे चलता रहेगा, आपको दिख रहा होगा जैसे ये है, तो हमारा किडनी जो है वो ऐसे चलता, ऐसे होगा तो भाई बंदा कुछ देख सकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं, हमारा वो ऐसे ऐसे खराब होना स्टार्ट होता है इस वे में। और जब वो यहाँ आ जाता है, इतना बच जाता है 25%,
उस टाइम हमें पता चलता है कि भाई हमारी किडनी काम नहीं कर रही इतना उस टाइम, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता है। और ऑप्शन होता है ट्रांसप्लांट या फिर हमारी किस्मत। अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो भाई, या AKI हमें हुआ है, हमारी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है हमारी किडनी दोबारा काम करने लग जाए और हम अच्छे हो जाए, हमें डायलिसिस से छुटकारा मिल जाए। और दूसरा, और वरना बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें किडनी होती है, मतलब आ जाती है वापस से काम करने लगते हैं। जनरली ऐसा वैसे होता नहीं है बहुत ज्यादा लोगों में। आजकल ये किडनी के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का 10% लोग हमारा CKD से प्रभावित है। लगभग आप ये मान के चलो कि हमारा जो वर्ल्ड है इसके 850 मिलियन से भी ज्यादा लोग डायलिसिस से जूझ रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि इसका वही होता है, खान पान पे फर्क पड़ता है, खान पान का जो भी है वो सारा। इसीलिए आपको अपनी बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें हमारे जो इंडिया में अगर देखे जाए तो इसका 10 से 15% लोग CKD से जूझ रहे हैं, 10 से 15%। अब हमारे इसमें अंजीर में ना, अंजीर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई सारे पेशेंट आए थे, उनको वो पूछते रहते हैं कि भाई हमें अंजीर खाना है, अंजीर खाना है। अंजीर आपको नहीं खाना होता है, क्योंकि अंजीर में जो पोटेशियम की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है और किडनी फेलियर के मरीजों को अंजीर खाने की सलाह नहीं दी जाती। उसके अलावा उसमें फॉस्फोरस भी होता है, और फॉस्फोरस भी किडनी, मतलब फॉस्फोरस अगर किसी का बड़ा होता है तो उसको इचिंग वगैरह होने लगती है। उसको पता ही नहीं होता कि भाई हमें इचिंग क्यों हो रही है, क्या क्या मतलब। उसके पीछे ये भी, उसकी इचिंग के पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि भाई उसको उसका फॉस्फोरस बढ़ा हुआ हो। उसके अलावा आपको अपने शुगर रूटीन टेस्ट, शुगर पे आपको ध्यान देना चाहिए। शुगर भी एक बहुत ज्यादा, मतलब एक ऐसा वो है कि इससे भी जो बंदा होता है, अगर अचानक से कहीं जैसे वो जा रहा है, उसकी शुगर डाउन हो जाए तो उसको, वो बेहोश होकर गिर सकता है और उसको इंजरी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है, शुगर आपको रहती है, तो मैं आपको एक सस्ता सा जुगाड़ बताती हूँ। आप जैसे डायलिसिस पे जाते हैं, ठीक है, या कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो आपको अगर शुगर, कई सारे पेशेंट होते हैं कि उनको शुगर की ही दिक्कत होती है, उनका शुगर कभी भी किसी भी टाइम डाउन हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक बोतल लेनी है और उस बोतल में आपको चीनी और नमक का घोल बनाना है। शुगर के केस में मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको उसमें शुगर और नमक, चीनी और नमक का घोल एक तैयार कर लेना है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मुझे कुछ हो रहा है, और आपको अपने साथ शुगर की वो मशीन रखनी है, तो आप वहां पे अपना शुगर चेक करें, उसका हल्का सा ही, क्योंकि जब शुगर डाउन होता है ना, पता चल जाता है पेशेंटों को कि भाई हमारा शुगर डाउन हो रहा है, तो हमें इसी वजह से हो सकता है चक्कर आ रहे हैं। तो आप उसको, पानी को पी सकते हैं। तो उससे आपका शुगर क्या है ना, लेवल में बना रहेगा, उससे आपका शुगर डाउन नहीं होगा। उसमें शुगर और BP दोनों मेंटेन रहेगा। उसके अलावा आप अपने साथ चॉकलेट भी कैरी कर सकते हैं। चॉकलेट आप थोड़ा सा टाइम पे खाएं ना। तो ये मैं उस केस में बता रही हूँ जिसका शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है एकदम से, मतलब एकदम से तो नहीं, एकदम से तो शुगर डाउन होता नहीं है, पहले पता धीरे धीरे हो जाता है। एकदम का सीन तो तब होता है जब आप डायलिसिस पे जाते हो, उस टाइम आपका हो जाता है। तो डायलिसिस के जो चार्ट है वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। तो डायलिसिस का चार्ट है वो आपको नहीं अगर मिला होगा तो आप मेरी वीडियो को देख के आप अपने डाइट फॉलो कर सकते हैं और अपनी वीडियो में वो सब चीजें शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनको लिक्विड रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है। लिक्विड सबसे जरूरी बात, जो मैंने इनके लिए सबसे जरूरी बात दो ही होती है। सबसे पहले तो पानी, जो लिक्विड चीजें हैं उनका ध्यान रहे, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप लिक्विड ले रहे हो, चाय या फिर दूध या जो भी आप चीज ले रहे हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, वो आपको रिस्ट्रिक्टेड रखनी है, जितना हो सके कम से कम रखना है। अगर मैं आपको क्वांटिटी में बताऊं तो वो आपको 24 घंटे में 750 ml ही आपको लेना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाय पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उनको दिन में 4 से 5 बार चाय चाहिए। अब भाई अगर वो 4 से 5 बार आप सोचो चाय पियेंगे तो वो 750 से ज्यादा तो उनका उसी में ऐड ऑन हो जाता है।
जो लिक्विड होता है, उसके अलावा फिर उनको थोड़ा बहुत पानी भी पीना खाने के बाद, और मतलब कोई वैसी चीज खाने का मन कर जाए। हमारी किडनी जो हमारी जो शरीर में पानी निकलता है, आप ये मान के चलो कि आप लिक्विड चाय ले रहे हो, अब डॉक्टर को जाके बोलते हो कि भाई मेरे पैरों में सूजन आ गई, मेरा फेस सूज गया, मेरे हाथों में सूजन आ गई, तो ये कैसे हो रहा है? मैंने तो पानी पिया ही नहीं, मैंने कल से पानी नहीं पिया और फिर भी मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मेरे पैरों में हाथ पैरों में सूजन आ गई, ये कैसे हो गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ पानी काउंट करते हो, और हमारा जो बॉडी होता है उसमें जब हम कुछ खाते हैं, जैसे मान लो हमने रोटी खाई, रोटी बनाते टाइम जब हम आटा बनाते हैं, आटा बनाते टाइम जो उसमें पानी लगता है वो भी हमारा बॉडी रिलीज करता है, वो भी लिक्विड में ही आपका जाता है, जो उसमें उतना तक भी पानी उसमें थे। अब तो अब आप चाहे वो कहाँ काउंट नहीं करोगे बताओ? पानी, लिक्विड, जूस, दूध, जो भी चीज होता है वो सारा आपका लिक्विड, वो सब चीज मिला के, वो सारी चीजें मिला के आपको 750 ml पर डे में लेना चाहिए। अब मैं आपको एक चाय पीने का तरीका बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे पेशेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरा तो चाय बिना मेरा काम ही नहीं चलता, मेरे को तो चाय चाहिए। अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप चाय की क्वांटिटी कम कर सकते हो। जो चाय कप है, पहले आप अगर इतना रखते हो तो इतना उसको रख सकते हो, क्वांटिटी कम कर दो। आप क्वांटिटी कम करने से क्या होगा कि आपको जब चाय पीने का मन करेगा तो आप बोलोगे भाई लाओ एक कप चाय बना दो, मिलेगा तो आपको कप ही, और मिलेगी आपको चाय कप के अंदर, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि कप छोटा होगा और उसके अंदर चाय भी थोड़ी होगी। उससे आपका मन भर जाएगा, आपके दिल को लगेगा कि हाँ भाई मैंने अपने टाइम पे चाय पी ली, और आपका उससे जो लिक्विड है वो आपकी बॉडी में ऐड ऑन नहीं, आपकी बॉडी में जो उसका वेट होगा वो ऐड ऑन नहीं होगा, कम से कम होगा। मान लीजिए अगर आप इतना बड़ा एक कप एक बारी में चाय पीते हैं और अगर आप उसको इतना रखते हैं तो आप उसको एक कप को 4 बारी में पी सकते हैं। ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है अपना जो वो भी है, क्योंकि चाय उतनी अच्छी तो होती नहीं है शरीर के लिए, उससे हमारा इतना कुछ फायदा भी नहीं होता। अब क्या करना है बताओ? छोटा कप लो, क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है भाई, हो गया। सबसे सबसे और दूसरा, पानी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक बोतल मेजरमेंट करके रख लेनी है। आपको अपने पास जो जैसे जो नए पेशेंट होते हैं, खैर जब 4-5 साल हो जाए तो उनको हर चीजों का आइडिया हो जाता है, बहुत सारी चीजें। कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि भाई डायलिसिस में जाते हैं, यूनिटी में डायलिसिस कराने, और पेशेंटों को बोलते हैं कि भाई मैंने तो मेरा मतलब वो खुद ही टिप्स बताते हैं कि भाई मेरा डायलिसिस ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, तो उनको सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो नए है उनके लिए भी होने वाला है। तो मैं आपको पानी पीने का तरीका बता रही थी, तो उसमें क्या करना है आपको जो 750 ml की एक बोतल होती है वो आपको लेके रख लेनी है। आपको जो अपना पीने का पानी है उसी बोतल के अंदर रखना है। आप जब पानी पिए उसी बोतल के अंदर से पिए। उसके बाद अगर आपने कोई चाय पी, जैसे आपने कोई भी चाय पिया, थोड़ा बहुत दूध वगैरह ले लिया, तो आपको उतना ही पानी उस बोतल से निकाल के फेंक देना है। जितना हो सके आप पानी क्वांटिटी कम करेंगे, आपको स्वेलिंग नहीं आएगी। स्वेलिंग से भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और जब पानी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उससे हमें कितनी दिक्कतें आती है ये एक पेशेंट को अच्छे से पता होगा कि उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा पेट फूल जाता है, पेशेंटों के पेट में पानी भर जाता है। अब वो पेट में भर तो जाता है, पता नहीं चलता पेशेंटों को, बस उनको ये रहता है कि भाई मेरा पेट फूल रहा है, मेरा पेट फूल रहा है। अब ये नहीं पता कि भाई फूल क्यों रहा है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पता लगता है कि भाई पेट में पानी है। अब उस पानी को निकालने में पहले तो आप परहेज करोगे नहीं पानी का, उस पानी को निकालने में कम से कम ये मान लो आप 4 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस जब एक पेशेंट का होता है तो उसमें हम सारा पानी एक साथ नहीं निकाल सकते। उसमें अगर हाईएस्ट हम पानी निकाल सकते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और डॉक्टर पानी निकालने को बोलता है, तो हद से हद हम 4 लीटर से ज्यादा पानी उससे नहीं निकाल सकते। वैसे तो उतना निकालना नहीं चाहिए और निकलता भी नहीं है, लेकिन मतलब जो एक क्रिटिकल वाली कंडीशन बना दी हो कि भाई अब तो ऐसा है कि भाई पानी निकालना है, या तो इधर या तो इधर, उस टाइम में 4 लीटर। अदरवाइज जितना हो सके आप पानी कम ही रखे, 2 से 2.5 लीटर, जो 3 मतलब हफ्ते में 2 डायलिसिस लेते हैं। वरना पानी जितना आप कम पानी पियोगे उतने आप ठीक रहोगे, ये मान के चलो बस कि पानी जितना आप कम पियोगे उतने ठीक रहोगे। प्रोटीन जितना ज्यादा लोगे उतने आप ठीक रहोगे। प्रोटीन और पानी, मतलब पानी क्या, लिक्विड,
लिक्विड आप जो भी लोगे। और दूसरा, आपको जब बैठते हैं, जब आपको बैठना होता है तो आप चेयर पे ना बैठे, चेयर पे बिल्कुल पैर नीचे लटका के ना बैठे। उससे क्या होगा, जो आपके पैरों में सूजन आ जाएगी, जो आपकी बॉडी का पानी है वो नीचे जाएगा और उससे आपके पैरों में सूजन आ जाएगी। तो आप उस पे चेयर पे पैर लटकाकर बिल्कुल ना बैठे। दूसरा, आपका जो फिस्टुला है, फिस्टुला जिस हाथ में बना है, उसको आपको सर के नीचे रख के बिल्कुल नहीं सोना है। वो सर के नीचे रख के अगर आप उसको सोओगे मोड़ के ऐसे, तो आपका फिस्टुला बंद हो सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे आज पेशेंट डायलिसिस करा के गया और कल आके बोलता है कि भाई मेरा तो फिस्टुला फेल हो गया, मैं तो ठीक ठाक डायलिसिस हुआ था, तो रात रात में ऐसा कैसे हो गया। तो भाई यही रीजन होता है कि वो अपने हाथ को जैसे नॉर्मली इंसान करवट लेके ऐसे रख के सोता है, तो वो पेशेंट ऐसे नहीं सो सकते। आप लोग ऐसे नहीं सोना है, क्योंकि फिस्टुला जब यहाँ से हाथ हम मोड़ते हैं ना, उसके ऊपर वजन ऊपर से और डाल देते हैं तो प्रेशर नहीं बन पाता उतना, तो इसलिए हमारा फिस्टुला बंद हो जाता है। दूसरा, जो उससे जब आप पैर लटका के, आपको मैंने बताया नहीं बैठना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप कहीं यूनिट में जाए तो आपको वहां से एक डायरी लेनी है। डायरी तो सब यूनिट वाले देते हैं, आपको एक डायरी लेनी है जो आपको अपने साथ रखनी है। उसमें क्या आता है, उसमें आपका बीपी होता है, डायलिसिस की ड्यूरेशन होती है, स्टार्टिंग का बीपी भी होता है, लास्ट का बीपी होता है, और शुगर वगैरह होती है। सबसे मेन चीज उसमें होती है आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, और आप प्री और पोस्ट वेट। सबसे ज्यादा जो मेन चीज है आप लोगों के लिए डायलिसिस के जाते टाइम, वो आपको अपने वजन का ध्यान रखना है। आप जब डायलिसिस पे गए तब कितना वजन था, और जब डायलिसिस आया तब कितना वजन था, वो चीज आपको खुद ध्यान रखनी है। क्योंकि डायलिसिस यूनिट में फाइलें तो मेंटेन होती है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट कभी कभी टेक्नीशियन, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनके चक्करों में भूल जाते हैं। तो आपको अपनी डायरी अपने साथ रखनी है। जब भी आप अपना वेट डायलिसिस कराने जाएं तो अपनी डायरी से देखें और उसके बाद अपना पानी लगवाएं। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या मेरे साथ ऐसी कुछ भी दिक्कत है और मेरी बॉडी में पानी नहीं है, तो आप अपना एक बीसीएम टेस्ट होता है वो जरूर कराएं। बीसीएम टेस्ट क्या होता है, उसमें ये पता लगता है कि आपकी बॉडी में कितना पानी एक्स्ट्रा है। बाद आप वो जाके डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएं। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपको अभी इतना पानी निकलवाने की बॉडी से और जरूरत है, तो आप अपना वो पानी बॉडी से निकलवा सकते हैं। तो आप अपने मोटी मोटी बात ये है कि आप अपने ड्राई वेट का ध्यान रखें। आप जब अपने ड्राई वेट का ध्यान रखोगे तो आपको पानी निकलवाने में आसानी होगी। अगर आपको ड्राई वेट में कुछ दिक्कत लगती है, ड्राई वेट अगर आपको ऊपर नीचे लग गया है, मान लीजिए आपका पानी बढ़ा हुआ है 1 लीटर और आपने उसमें 2 लीटर लगवा लिया मशीन में, तो अब उससे क्या होता है कि आपको क्रैम्प्स आते हैं। और क्रैम्प्स इतने जबरदस्त आते हैं कि कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि 2-3 दिन तक वो सीधे ही नहीं हो पाते। बहुत जबरदस्त क्रैम्प्स आते हैं, तो वो सीधे ही नहीं हो पाते कई दिन तक, इतने तगड़े क्रैम्प्स आते हैं। तो इससे बचने का यही एक तरीका है कि आप अपना ड्राई वेट ध्यान रखें। और उससे हमारा एक और फायदा है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं रिलेशन में या कहीं भी कुछ भी, तो जरूरी नहीं है ना कि भाई आपके पास अगर इन केस आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी डायलिसिस में आना हो, मतलब उसी यूनिट में आना हो, आपको कहीं और भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर कोई आपको इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि आपको कहीं और डायलिसिस कराने की जरूरत पड़े, तो इमरजेंसी में वो डायरी आपके वहां भी काम आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर वाले जब हमारे साथ जाते हैं या उनको इतना नॉलेज नहीं होता डायलिसिस का या ड्राई वेट का या किसी भी चीज का, तो जो टेक्नीशियन होते हैं वो उसी में से आपका जो वो होता है ना ड्राई वेट, उसमें से देख के आपको ट्रीटमेंट थोड़ा दे देते हैं। दूसरा, आपको अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी एक फाइल बना लेनी है। जो आपकी रिपोर्ट्स हैं आपको उनकी एक फाइल बना लेनी है। उनकी उस फाइल में आपकी रिसेंट रिपोर्ट्स और सबसे जरूरी आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो उसमें होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर के पास आप जब भी विजिट करते हो, पता नहीं चलता, एक अच्छे खासे इंसान को पता नहीं चलता कि उसको कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो आप तो एक पेशेंट है और बीमारी भी ऐसी है कि उसमें आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो आप अपना जो फाइल है, जब भी आप डायलिसिस के लिए जाएं, आप अपना एक बैग बना के रखें, उसमें कुछ चीजें डाल के रखें, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ वही चीजें। तो उसमें उस फाइल में आपके जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है, आपकी ये मान लो मोटा मोटा उसमें आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। उस फाइल के अंदर जो आपकी हिस्ट्री है वो होनी चाहिए। अब आपको फाइल तो आपने बना ली, उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी रख लिया। दूसरा, आप जो दवाइयाँ रूटीन में ले रहे हो उन दवाइयों को भी आपको अपने साथ रखना है। उन दवाइयों ने एक बॉक्स बना लेना है। उस बॉक्स में आपकी बीपी की दवाई,
आपका जो पेन किलर होता है, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें आपको उस बॉक्स में रख लेनी है। और वो बॉक्स भी और वो अपनी फाइल भी आपको अपने साथ कैरी करनी है एनी टाइम जब भी आप डायलिसिस के लिए जाते हो। उससे क्या होता है कि जब डॉक्टर आते हैं तो आप अपना हिस्ट्री और अपनी दवाई उनको दिखा सकते हो, क्योंकि अब एक यूनिट में बहुत सारे पेशेंट होते हैं भाई, उनको कई सारे ऐसे होते हैं कि उनको डॉक्टर की चीजें बहुत जल्दी समझ नहीं आती। हाँ, ये तरीका अच्छा होता है कि अगर वो दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर उनको ऐसे बता सकते हैं कि भाई अम्मा या आंटी या अंकल जो भी आपको ये दवाई नहीं लेनी है, आपको ये दवाई लेनी है, तो उनको अच्छे से समझ आ जाता है। क्योंकि हर पेशेंट, अभी मैंने आपको बताया कि 10 से 15% हर हमारा जो पेशेंट होते हैं, हर को इतना नॉलेज नहीं होती कि वो डॉक्टर से अच्छे से बात कर सके या फिर डॉक्टर की भाषा को समझ सके, क्योंकि उनको तो अपना। और दूसरा ना, बहुत ज्यादा बूढ़े एज्ड वाले पेशेंट होते हैं जो उनको भी इतना चीज समझ नहीं आता उस लेवल में, तो वो उन चीजों को देख के आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, आपको ना टेंस नहीं रहना है, आपको अपने आसपास का जो माहौल है वो खुशहाल बना के रखना है। आपकी वही किडनी फेल तो हो गई, ठीक है, हो गई, अब उसमें क्या कर सकते हैं, हो गई तो हो गई। अब आपने तो कुछ जानबूझ के नहीं किया ना, अब किडनी फेल हो गई तो अभी उसको लेके क्यों बैठना है। जैसा भी है भाई, जियो अच्छे से। आप जितना अच्छे से रहोगे, जितना अपना मूड ठीक रखोगे, तो उतना आपको आपकी लाइफ की जो कड़ी है वो लॉन्ग जुड़ती जाएगी। आपको टेंस बिल्कुल नहीं रहना है। और आप तीसरा, आपको ना एक एक्सरसाइज करते रहना है। मतलब अगर आपकी बॉडी है या आप अभी मतलब डायलिसिस होगी तो क्या हुआ भाई, डायलिसिस में मैंने बहुत बंदों को देखा है फिट एंड फाइन रहते हुए, क्रिकेट खेलते हुए। बहुत बंदों को देखा है डायलिसिस पे है और क्रिकेट खेले बिना काम ही नहीं चलता, बहुत बंदों को देखा है। तो आपको एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में शामिल करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी आप करेंगे तो आप अच्छे रह सकते हैं। एक्सरसाइज भी आपकी जो दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। पानी के बारे में तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, पानी कितना मतलब जरूरी है या कितना नहीं है। पानी का तो जरूरी, खैर सब जानते हैं कितना जरूरी पानी होता है। दूसरा, आपको ना जो किडनी पेशेंट होते हैं, किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, उनको जो अपना खाना है, उस खाने में आपको प्रोटीन से भरपूर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आपको जरूर लेना चाहिए। और आपको जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं B12 के, वो भी आपको लगवाते रहना चाहिए। आप सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स जाते जाते आपको बता देती हूँ कि आप अपने जो खाना है आपका, उसमें सोडियम कम करें। उसमें आपको सोडियम बहुत ज्यादा कम करना है, क्योंकि सोडियम आपके बीपी को हाई कर सकता है। सोडियम आपके बीपी को हाई करेगा, उससे आपको दिक्कत होगी। तीसरा, आप पोटेशियम पर अपने ध्यान रखें। पोटेशियम का भी आप टेस्ट कराते रहें। पोटेशियम अगर आपका बढ़ता है तो भी आपको दिक्कत देता है, और अगर वो आपका पोटेशियम कम हो जाता है तो भी आपको दिक्कत देता है। तीसरा, आप अपने फॉस्फोरस पर ध्यान दें। फॉस्फोरस जो वाले जो खाने होते हैं उनसे आप बचें। जो जैसे आपको ना फॉस्फोरस, ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी आपको नहीं खाने। ड्राई फ्रूट्स में जो फॉस्फोरस होता है ना, वो ड्राई फ्रूट्स में होता है बहुत ज्यादा, तो आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं और उसमें फॉस्फोरस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको चना चना वगैरह नहीं खाना है। चना मतलब खाना अगर कम है तो उसको ले सकते हो, लेकिन बहुत कम, क्योंकि चने में फॉस्फोरस होता है। उसके अलावा आपको रेड मीट नहीं खाना है, क्योंकि जो रेड मीट होता है उसमें कुछ ज्यादा ही प्रोटीन होता है। जो हमारा जो आप बॉडी होता है वो, मतलब नॉर्मल इंसान तो खाता है तो उसका बॉडी डाइजेस्ट कर जाएगा, तो रेड मीट डायलिसिस पेशेंटों को बहुत ज्यादा नुकसान देता है, तो उसका सेवन ना करें। आप जो रेड मीट होता है उसको आप अपने खाने में शामिल ना करें बिल्कुल भी। और सब्जी में आपको फूल गोभी, जो सब्जियां होती है, सब्जियों में भी आपको अपना जो खाना है उसमें भी आपको देखना चाहिए कि अगर आप कोई हरी पत्तेदार सब्जी खा रहे हैं तो उसमें भी आपको, जो मैंने अभी आपको बताया था, पहले उसको उबालो, उसके बाद उसको उबालने के बाद जो उसका पानी होता है आप उसको फेंक दो और उसके बाद आप उसको खाओ। फूल गोभी जैसे हो गया, सलजम हो गया, तो आपको वो फूल गोभी, ये सब चीजें जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, जैसे शलगम हो गया, पालक हो गया, बहुत सारे घरों में जब पालक बनता है ना तो वो हंडी में, मतलब जो उनका खाना बनाने वाला बर्तन होता है, तो उसमें ही वो ग्राइंडर की या जो एक घोटना टाइप होता है उससे घोट के बनाते हैं।
कहते हैं कि वो उसी की उससे ज्यादा टेस्ट लगता है। लेकिन अगर डायलिसिस पेशेंट को खाना है तो उनका बनाने का यही होता है कि पहले उसको उबालो, उबालने के बाद उसका पानी फेंक दो, उसके बाद आप उसको बनाओ, तब थोड़ा सा आप खा सकते हैं। उसके बाद आपको कढ़ी भी नहीं खाना है। कढ़ी और खट्टी छाछ, आपको कढ़ी नहीं, छाछ नहीं लेनी है, कढ़ी भी नहीं लेनी है, क्योंकि कढ़ी में भी पोटेशियम होता है। उसके बाद जो आप आड़ू भी खा सकते हो। अंगूर में, अंगूर से आपको डबल, देखो अंगूर में पानी भी होता है, ठीक है, और वो उसमें पोटेशियम भी होता है, तो अंगूर भी आपको नहीं खाना है। उसके अलावा प्रोटीन में आप अंडे खा सकते हो, फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, और ये जो पनीर होता है पनीर खा सकते हो। और हाँ, एग का आपको व्हाइट पार्ट ही खाना है, उसके अलावा नहीं खाना है। और दाल में आप मूंग दाल भी खा सकते हो, जैसे मूंग दाल तो नॉर्मली होता है पेशेंटों के लिए, तो आप मूंग दाल खा सकते हो। और आप अभी थोड़ा नेक्स्ट, मतलब आज हम देखते हैं कि सोच रहे हैं इतना ही टिप्स आपको बताएं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। कुछ बाकी की जो बची हुई टिप्स है वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना डायलिसिस पे जो आपकी लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ बिता सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पेशेंटों को 25-25 साल डायलिसिस पे जीते हुए। मतलब आप बोलोगे भाई इसकी तो इतनी उम्र नहीं है कि ये कैसे इतना, मतलब इसने एक्सपीरियंस देख लिया। भाई जो मैंने आपको फाइल के बारे में बताया वो वही फाइल थी जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसमें उस पेशेंट की हिस्ट्री थी, तो उसी में मैंने देखा था कि भाई वो ऑन डायलिसिस पेशेंट 25 साल से करता रहा था। 25 साल से वो डायलिसिस ने 25 साल बिताए हैं डायलिसिस पे, ये मान के चलो। तो आप अगर आपका डायलिसिस होता है बिल्कुल भी टेंशन ना लें, खुश रहें और खाते पीते रहें अच्छे से। मतलब पीना नहीं है, अच्छे से प्रोटीन वाली चीजें आप खाते रहे। अपने माइंड में टेंशन ना लें किसी भी तरीके की। तनाव से आप छुट्टी ले थोड़ी सी टाइम के लिए, तो आप थोड़ा सा अच्छा बिता सकते हैं। इसी के लिए मैं आज अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ, और आगे मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ। बाय बाय, ध्यान रखिएगा।